हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लास्ट लेक्चर में ये बीजेटी का सीरीज है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग बीजेटी का जो बाइसिंग मोड होता है, जिसमें कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, उसको देखे थे। और फिर लास्ट में मैथमेटिक्स, वोल्टेज, करंट गेन, तीनों में करंट गेन का जो मैथमेटिक्स होता है, अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में जो रिलेशन होता है, उसको हम लोग देखें। आज इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेन इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज 100। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में गेन 100 दिया हुआ है। देन फाइंड गेन इन कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग को पता है, अगर कॉमन इमीटर का गेन दिया हुआ है, इसका मतलब है हमको बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि है 100। और हम लोग ये भी देखे थे कि बीटा का वैल्यू 50 से 100 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास बीटा का वैल्यू पता है, हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू एंड गामा का वैल्यू निकालना है। अल्फ़ा मतलब कॉमन बेस एंड गामा का मतलब कॉमन कलेक्टर। अल्फ़ा का मतलब कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन एंड कॉमन बेस के लिए अल्फ़ा एंड कॉमन कलेक्टर के लिए गामा। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को एक चीज़ पता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिकली भी पढ़े थे कि प्रैक्टिकली अल्फ़ा का वैल्यू 1 से कम होता है और आइडियली अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है। ये हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट, गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा होता है, हम लोग को ये भी पता है, पहले हम लोग देख चुके हैं ये। तो इससे आसानी से हम लोग को अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर द एबव, ऊपर वाला ही क्वेश्चन में है, ऊपर वाले क्वेश्चन में के लिए ही एक उसी के अंदर सब क्वेश्चन समझ लीजिए। फॉर द एबव वैल्यू ऑफ गेन फाइंड द कलेक्टर करंट इफ़ द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस करंट जो है आई बी को हम लोग बेस करंट बोलते थे, उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो कॉमन इमीटर मोड दी, इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा का बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता था, IC बाई IB। तो IB का वैल्यू हमको दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, तो IC का वैल्यू निकल जाएगा जो कि हमसे पूछा है। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम लोग को सिर्फ इतना देखना है क्या चीज़ दिया हुआ है एंड देन क्या हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, और उसके हिसाब से हम फार्मूला लगा के और आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्किट से क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन यह हुआ है, इन ए सर्किट एज्यूम इट इज़ इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे पास J1 J2 होता था, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, ऐसे करके J1 किसके बीच में, J2 किसके बीच में, याद होगा। मोड ऑफ ऑपरेशन कितना ऑपरेटिंग रेंज होता है वो मैं बताया था आपको। तो वही है एक्टिव रीजन दिया हुआ है हमारे पास। तो एक्टिव रीजन है बीटा इज़ हाई वैल्यू हैविंग BE वोल्टेज इज़ 0.7, देन फाइंड IC। BE का मतलब है बेस एंड इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो 0.7 है। BE का मतलब है बेस एंड इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो है 0.7। ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन में बीटा का वैल्यू बोल दिया है हाई एज्यूम करने, और उसके बाद IC का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इस सर्किट को तो पहले हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। ये सर्किट में ये पार्ट आप लोग को पता होगा क्या होता है। उसके बाद हमारे पास
RC, RE, RA1 एंड R2, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं। और ये कौन सा मोड है, ध्यान से देखिए तो पता चलेगा आपको, ये जो है कॉमन बेस मोड का है। बेस यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग VC अप्लाई करते थे, VC या VCC। अच्छा, VC प्लस 15 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माइनस वाला 15 जो है प्लस जो है, इसका मतलब है इधर प्लस से कनेक्टेड है। जैसे बैटरी कैसे होता है, जैसे अगर बैटरी का मैं सिंबल बनाऊँ तो इधर प्लस इधर माइनस और 15 लिखते हैं हम लोग, तो इधर वाले से कनेक्टेड है ये चीज़, और इधर वाले से हो सकता है ग्राउंड कनेक्टेड हो, इधर वाले से हो सकता है ग्राउंड कनेक्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस, ये R1 R2 एंड VBE दिया हुआ है 0.7, और BE मतलब B प्लस एंड E माइनस, B एंड E मतलब B प्लस E माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, RC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है एंड VCC का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये ग्राउंडेड है। VE जो है, VEE जो हम लोग लिखते थे वो ग्राउंडेड है, वहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या होता है ना, ये सब कुछ जो भी न्यूमेरिकल होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग को लूप खोजना पड़ता है, एक क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप में ही करंट फ्लो होता है, तो हम लोग को क्लोज लूप खोजना पड़ेगा। ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस के बीच में हम लोग को क्लोज लूप खोजना है। और एक बात और, ये एक्टिव रीजन में है, इसको मत भूलना है। तो ध्यान से अगर देखें हम, तो 15 प्लस है, यहाँ से R1 आया, R2 आया, और ये ग्राउंड है। अच्छा, ये ग्राउंड जो है, ध्यान से समझिएगा, ये ग्राउंड जो है यहाँ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इधर वाला जो माइनस है, ध्यान से समझिए, यहाँ वाला जो, ये देखिए प्लस ये माइनस, तो ये माइनस हो सकता है इसी ग्राउंड से आके कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लोज लूप आपको बनता हुआ दिख रहा है, एक क्लोज लूप जहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है। तो यही क्लोज लूप को मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हूँ, ये प्लस 15 से करंट वायर निकला, 10 किलो ओम के एम्पियर, 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस में गया, फिर यहाँ पे 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस में गया, और फिर ग्राउंड हो गया, 0 हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एक लूप पूरा कर लिया अपना, एक क्लोज लूप पूरा हो गया, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, और ये भी यहाँ से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये एक लूप पूरा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, हम लोग को VR2 के पास इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको निकालना पड़ेगा, कितना वोल्टेज है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग, ये हमारे पास ये जो लूप है, इसमें हम लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक वोल्टेज है और 2 3 4 5 कितना भी अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसके बीच में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो वोल्टेज डिवाइड होगा। पैरेलल में होता तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इस 15 वोल्ट के सीरीज़ में है, तो ये इसका बीच में वोल्टेज डिवाइड होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर पैरेलल रहता तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, सेम वोल्टेज होता। तो क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे। उसका सिंपल ये फार्मूला होता है कि अगर आपको VR2 जो रेजिस्टेंस 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला है, आपको सिंपली जो R2 है उसका वैल्यू लिखिए, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कीजिए, एंड इनटू जो हमको वोल्टेज है, जो मेन सोर्स का वोल्टेज है जो डिवाइड हो रहा है, उसको लिखिए। तो ये फार्मूला का यूज़ मैं यहाँ पे किया हूँ VR2 निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए VR2 निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज़ मैं डायरेक्ट किया हूँ, जिसमें ये जो 5 है ये R2 है। क्योंकि R2 ऊपर क्यों रखा हूँ, क्योंकि VR2 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। VR2 मतलब जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद R1 का वैल्यू ये, R2 का वैल्यू ये, एंड ये 15 जो है, ये 15 वो वोल्टेज है जो डिवाइड होने वाला है ये दोनों के बीच में। तो हम लोग को पता चल गया R2 के
करस्पॉन्डिंग, ये जो R2 है इसके करस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है, 5 वोल्ट ड्रॉप होने वाला है। तो इसका क्या मतलब है, VR2 5 वोल्ट आ गया हमारे पास, VR2 का वैल्यू 5 वोल्ट आ गया। आगे चलते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, IC का वैल्यू निकालना है। IC करंट निकालने के लिए IC करंट कितना फ्लो कर रहा है, IC यहाँ से यहाँ कितना फ्लो कर रहा है IC, इसको निकालने के लिए हम लोग को ये सारा इसके अंदर कितना वोल्टेज गया, फिर एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन है उसके लिए भी जो हमारा फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस है वो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ का वोल्टेज हमको पता चल जाए, तो यहाँ का वोल्टेज हमको पता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाए, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट बह रहा है वो निकाल लेंगे। तो उसी को निकालने का कोशिश हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग दूसरा लूप लगाने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग को ये सर्किट को हम लोग अब वापस इस तरीक़ा से बदल सकते हैं, नीचे वाला दूसरा सर्किट। ध्यान से देखिए, हम लोग दूसरा लूप कैसे लगाएंगे, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा और यहाँ से चलते हुए ऐसे आएगा और यहाँ पे आके वापस ख़त्म हो जाएगा, और इसके बीच भी कुछ करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैं नीचे में बनाया हूँ, नीचे में ये जो है ये चीज़ वही सेम चीज़ है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के पहले ये 430 ओम का हमारे पास वोल्ट जो रेजिस्टेंस है वो है, और IE करंट फ्लो करेगा ऐसे, इमीटर से करंट बाहर निकलेगा वो है, और B और E के बीच में जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज है 0.7 वो जो दिया हुआ है वो लिखा हूँ। उसके बाद ये जो अभी हम लोग निकाले हैं VR2 5 वोल्ट, उसको मैं लिखा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस लूप में KCL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दो लॉ होता है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किसी भी एक लूप में जो वोल्टेज का सम होगा वो ज़ीरो होगा, किसी भी एक लूप में जो वोल्टेज का सम होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम लोग वोल्टेज लॉ ऐसे लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग को क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 वोल्ट किधर मिल रहा है हम लोग को, 5 वोल्ट मिल रहा है जस्ट जब यहाँ इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले माइनस है तब प्लस है, उसके बीच में 5 वोल्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, -5 लिखेंगे, -5 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, क्यों माइनस लिखें, क्योंकि हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 0.7 वोल्ट है, और किधर से किधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0.7 वोल्ट लिख दिए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है V बराबर IR। अगर हमको I पता हो, R पता हो, तो वोल्टेज निकल जाएगा। तो जो हमारा 430 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमको कैसे पता चलेगा। जो IE है, इमीटर करंट है, और गुना 430 है, उसको अगर गुना कर देंगे तो हमको IE का वैल्यू मिल जाएगा। IE का वैल्यू मतलब IE को अगर 430 से गुना कर देंगे तो हमको जो इसके अक्रॉस जो 430 वोल्टेज जो 430 ओम है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनली ये तीनों क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ बोल रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोल रहा है। तो एक लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है कि हमेशा जो भी वोल्टेज का सम है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के तैयार होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, और यहाँ से हम लोग एक अननोन है हमारे पास IE का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जिसका वैल्यू आएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया हो। अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, हमारे पास IE का वैल्यू आ गया, अच्छा, क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड IC को फाइंड हमको करना है, लेकिन कब, वेरी हाई वैल्यू ऑफ बीटा के लिए, बीटा का वैल्यू वेरी हाई होना चाहिए उसके लिए। तो हम लोग को एक चीज़ याद होगा, मैं डिस्कस किया था आपके साथ कि जब भी
वेरी हाई वैल्यू ऑफ बीटा होता है। हमको एक चीज़ पता है, आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी, पता है। और हमारे पास ये भी पता है बीटा बराबर होता है आई ई बाई आई बी, ठीक है, सॉरी आई। तो हमारे पास बीटा बराबर फार्मूला होता है आई सी बाई आई बी। और एक इक्वेशन हमारे पास और होता है आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। और अगर बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, सपोज़ कीजिए बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जो कि क्वेश्चन में बोला है, तो आई बी का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो आई ई डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, आई सी के बराबर। और यही हमारा यही तो हमको निकालना था। तो ध्यान से देखिए, हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई ई बराबर आई सी विच इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इस क्वेश्चन का एक बेसिक चीज़ है कि आपको लूप समझ में आना चाहिए, लूप किधर से किधर जा रहा है। और एक चीज़ और समझ में आना चाहिए, केस वी एल जो हम लगाते हैं वो समझ में आना चाहिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग से, जो भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इवन इससे टफर क्वेश्चन पूछता है। तो ये रहा हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। और इसके बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूँ उसी के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डील करूँगा। अभी फ़िलहाल बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, और अभी फ़िलहाल मेरे पास 4-5 क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं, और जिसमें हम लोग KVL लगाना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।